Radhe Radhe, Namaskar. Hi, so today I'll be talking a lot because today is my talk day. कभी कभी मन करता है ना बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का. सो टुडे इज़ माय डे. तो टुडे मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ और जो बहुत लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है. So please do watch this video. So my mother was diagnosed with breast cancer in March. She had her breast cancer surgery on 5th of April and उनकी कीमोथेरेपी फर्स्ट कीमोथेरेपी हुई 15th अप्रैल को. सॉरी 15th मई को फर्स्ट कीमोथेरेपी उनकी हुई 15th या 16th को. सो अब मैं इस बारे में अभी क्यों बता रही हूँ, कैसे कैसे बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ये किसी को हेल्प कर दे. हमें जो जो चीज़ें टिप्स इधर से उधर से सब से मिली और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जैसे हम प्रोग्रेस किए और क्या क्या उनकी कंडीशन रही ये. तो नवंबर में, अराउंड नवंबर, उनको एक लेफ्ट एक्जिला में यानी बगल में एक गांठ फील हुई, जिसके बाद हमने सर्जरी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट लगाया एम्स में. सो धीरे धीरे टेस्ट होते होते, एफएनएसी होते होते, सस्पिशन होते होते फाइनली बायोप्सी में उनको डायग्नोज हुआ ब्रेस्ट कैंसर. जैसे ही उनको ये गांठ फील हुई थी, आई स्टार्टेड गिविंग होम्योपैथी इन सस्पिशन ऑफ ऑब्वियसली कैंसर. एंड कोई पस ना हो अंदर, पेनफुल तो नहीं थी बट स्टिल कोई पस ना हो, कोई इन्फेक्शन बढ़े ना, तो होम्योपैथिक मेडिसिन हमने अपने मतलब मैंने अपने तरफ से शुरू कर दी थी सिंस आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर. तो वो शुरू करती थी, लेकिन साथ साथ जो चीज़ का इलाज जहाँ अच्छे से प्रूवन है वो भी हमें लेना चाहिए. इट्स नॉट दैट कि कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी उसमें कमज़ोर हो जाती है या काम नहीं करती. नो, इट्स नॉट द केस. लेकिन अगर एक बड़ी बीमारी है जिस पे 3-4 डॉक्टर्स का ओपिनियन नेसेसरी है, वो भी लेना चाहिए, या 3-4 थेरेपीज़ नेसेसरी हैं वो भी लेनी चाहिए. होम्योपैथिक मेडिसिन से बेसिकली उनको ये हुआ कि उनको एक्स्ट्रा वीकनेस नहीं आई. जो सांस फूल रही थी उससे पहले, जो हमें लगा कि पापा के जाने की वजह से 1 साल पहले पापा गए तो मे बी इमोशनली स्ट्रेस है, वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होने लगी ऑपरेशन से पहले. तो 5th अप्रैल को जब सर्जरी हुई उसके बाद जो होम्योपैथी दी वो इसलिए दी कि इन्फेक्शन ना हो, जो फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है वो कम से कम हो और जो हो चुका है वो सूख जाए. साथ साथ जैसे जैसे सर्जन्स ने बोला था वो प्रिकॉशंस हमने दिए, जो जो मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी वो हमने दी. और डाइट, दूसरी चीज़ आती है, डाइट का एक्स्ट्रा ख्याल रखा. एक तो फ्रेश फूड दिया ही दिया, लिक्विड जितना दे सकते हैं, हेल्दी लिक्विड सच एज मिल्क, दही. अवॉइड जूसेस, अगर पेशेंट खा सकता है, कोई भी पेशेंट के लिए इन जनरल हो, अगर मतलब वो चबा सकता है तो प्लीज़ अवॉइड जूसेस, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है. लेकिन अगर वो नहीं खा पाता तो ऑब्वियसली मतलब वो मजबूरी है कि पीस के देना या जूस बना के देना. साथ साथ नारियल पानी, दलिया, जो जो हेल्दी चीज़ें शामिल कर सकते थे वो की. और हेल्दी चीज़ों में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपके आसपास जो भी अवेलेबल है ना, आप उन पे फोकस कीजिए. कोई कुछ एक्स्ट्रा रिकमेंड करता है और आप उसकी अवेलेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता, इट्स कम्प्लीटली ओके. लेकिन लोकल एरिया में जो हेल्दी चीज़ें अवेलेबल है वो आप लीजिए. हो सकता है किसी क्षेत्र में किसी चीज़ की ज़्यादा प्रेवलेंस हो और उस क्षेत्र में वो चीज़ ज़्यादा काम भी करेगी. सो दिस वॉज डन. सर्जरी से रिकवरी अच्छे से हुई एंड उनके टेस्ट भी अच्छे से आते गए. देन जो कीमोथेरेपी शुरू हुई उनको 15th मई को, तो उसके बाद थोड़े से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हमने लेने शुरू कर दिए. फर्स्ट है सैलेड का प्रिकॉशन. सैलेड का क्या, जैसे कि हमें बताया गया और बाकी हमने और कुछ डाइटिशियन से कंसल्ट करके हमने ये जाना कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सैलेड्स हम दे रहे हैं वो उनको पहले ल्यूकवार्म वाटर में वॉश कीजिए 5-10 मिनट तक. उसके बाद उनका छिलका निकालिए. उसके बाद उनको काटिए जो शेप में हो, पतला हो तो ज़्यादा अच्छा है, खाने में इजी रहेगा. देन उनको 3 से 4 मिनट स्टीम कीजिए. स्टीम करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमने उससे प्रैक्टिकल फ़ायदे देखे कि जो टमाटर है नॉर्मल एसिडिटी कॉज करता है डाइट के वक्त, मतलब जब उसका एज अ सैलेड लेते हैं बहुत लोगों में कॉज करता है, वो एसिडिटी नहीं हो रही थी. देन वो इजीली च्यू हो रहे थे. उसके बाद उसमें जो जर्म्स होते हैं उनके किल होने की संभावना बढ़ जाती है, तो पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं. दूसरा प्रिकॉशन जो कीमोथेरेपी के बाद एक्स्ट्रा ऐड किया, वैसे तो फ्रेश फूड खा ही रहे थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए कि जो विंडो है कि खाना अभी बनाया सो उसे 2 से 4 घंटे में ही खा लिया.
ये विंडो का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया है। मैक्सिमम 4 आवर्स के बाद वो खाना उनको नहीं देते हैं। ऑब्वियसली बच्चा होता है तो बाकी सब खा लेते हैं, लेकिन उनकी इम्यूनिटी इस वक्त ऑब्वियसली फाइट कर रही होगी कि बाकी इन्फेक्शंस ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो उसको बूस्ट करने के लिए 2 to 4 आवर्स का विंडो रखते हैं। तो इसमें क्या है, हर एक फैमिली का अपना अपना तरीका होता है। आप ट्राई करते हो, टेस्ट करते हो, कुछ फिट बैठता है, कुछ नहीं बैठता है। तो सुबह सुबह हम कोशिश करते हैं कि कंप्लीट फूड दे दें, बिकॉज सबको जाना भी होता है और उसमें सबका लंच बन रहा होता है। तो कंप्लीट फूड 12 बजे के अराउंड हम दलिया या कुछ ऐसा बना लेते हैं जो वो 12 बजे खा सकते हैं, अगेन 3-4 बजे खा सकते हैं, 7 बजे के करीब डिनर का टाइम हो जाता है। अब मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, ये सब टीम वर्क होता है। नन ऑफ अस कैन अलोन डू इट एट आवर होम्स, कि एक बंदा सब करते रहे, फिर क्योंकि सब वर्किंग होते हैं ना, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। एवरीबडी इज़ वर्किंग दीज डेज, तो सब अपना मैनेज करके जो सुबह का बना सकता है वो बना देगा। एंड इट्स नॉट कि हमने कोई वो रूल बुक लिख रखी कि ये सुबह करेगा वो शाम को करे, नो। जिसका जब टाइम लगता है वो बना देता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग के घर भी अगर कोई पेशेंट है जिसका आपको टेक केयर करना पड़ रहा है, और खुशी से कीजिए, बिकॉज यू नो दे हैव बीन पेरेंट्स टू यू, इवन इफ दे आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। बहुत खुशी से कीजिए। आई डोंट थिंक एनी बडी इन दिस वर्ल्ड इज़ इतना बिजी कि आप 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते अपने स्केड्यूल से अपने पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ करने का। सो माई पॉइंट हियर इज टीम वर्क कीजिए। अगर आपको एक स्केड्यूल बनाना है सबके लिए तो स्केड्यूल बना लीजिए, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि जिसका जैसा टाइम बनता जा रहा है वो तुरंत तुरंत मतलब मैनेज हो रहा है बिना चहचे चहचे के, तो वो बेटर है आई थिंक। तो कभी आई कुक सुबह, कभी माई सिस्टर कुक्स सुबह, कोई भी करके, एंड वी मेड श्योर इन एवरी केस द फूड सर्व टू हर इज़ फ्रेशली कुक्ड। अब गर्मियों में ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो नारियल पानी को भी बाहर से आप वॉश कर सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर से, और तुरंत खोल के तुरंत दे सकते हैं। दूसरा, मैंगो शेक भी हम बना रहे हैं, तो वो ऐसे कि उसको ल्यूकवार्म वाटर से वॉश किया मैंगो को, देन गूदा निकाल के 2-3 मिनट सिर्फ स्टीम किया। उसका पानी नहीं निकलना चाहिए, इतना स्टीम नहीं करना। 2-3 मिनट स्टीम करके बॉईल कर दूध को बॉईल करके उसको कूल करके देन वी आर मेकिंग दैट मैंगो शेक। तो ड्रिंक्स का ध्यान रखना है, बिकॉज कीमोथेरेपी के बाद जलन बहुत ज़्यादा होती है, जो हमें मतलब देखने को मिल रहा है। जलन उनको बहुत ज़्यादा थी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी इज़ टेकिंग एवरी प्रिस्क्राइब मेडिसिन आफ्टर कीमोथेरेपी। जो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिस डॉक्टर से, प्लीज़ वो तो लेनी ही लेनी है। उसमें कोई वो नहीं करना है, वो लेना ही लेना है, जैसे बोला गया है वैसे लेना है। साथ साथ ये जलन के लिए और ऐसे जो लूज मोशंस डेवलप ना हो, ऑब्वियसली एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, लेकिन होम्योपैथी भी उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उनकी वीकनेस जो है बहुत ज़्यादा हुई है कीमोथेरेपी के बाद। सो आई हैव स्टार्टेड टुडे विद यू नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर वीकनेस। लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस। सो ये थी मेरी आज की वार्तालाप, जो मेरी मम्मी की जर्नी मैंने आपके साथ अभी तक शेयर की। उनको टच वुड अभी तक कोई ऐसे सिम्टम्स, लूज मोशंस, नोजिया, वॉमिटिंग डेवलप नहीं हुए हैं। और उसका ट्रिक यही है कि कीमोथेरेपी से पहले आप जाएं तो अच्छे से खा के जाइए, अच्छे से, मतलब ठूस के भी खाना पड़े तो भी खाइए, अच्छे से खा के जाइए। बिकॉज और ये मैंने ना, मतलब आप देख लीजिएगा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा कहता है। मेरे को कीमोथेरेपी तो कभी नहीं लगी और मैं चाहूँगी भी नहीं, भगवान कभी ऐसा मौका लाए। बट मैंने ये देखा है कि कोई भी आप मैं कोई कोविड इंजेक्शन में भी देखा, फर्स्ट डोज मुझे बड़ा दर्द हुआ था, सेकेंड डोज में आई एट अ लॉट। मे बी वो एनर्जी आ जाती है बॉडी में उसको फाइट करने के लिए, उस पेन को फाइट करने के लिए, तो उतना दर्द नहीं होता। तो खा के अच्छे से जाइए। और यदि आपके डॉक्टर ने आपको नहीं खाने के लिए एडवाइस किया है किसी केस में, तो दैट इज़ समथिंग एल्स, तो जैसा डॉक्टर ने एडवाइस किया वैसा। लेकिन जब आप खा के जा सकते हैं किसी टेस्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अच्छे से खा के जाइए। दैट्स द ओनली वे यू कैन फाइट द पेन एंड रिमेन यू नो इन्फेक्शन फ्री। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस। अभी उनकी 3 सेशंस और होने हैं कीमोथेरेपी के, उनको 21 डेज़ के गैप पे दी गई है। सो लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस एंड हाउ वी एज अ फैमिली गो थ्रू इट। सो इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स, क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस अपनी फैमिली में देख लिए। सो नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट येस, जो इतने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद और बीइंग अ डॉक्टर, 2-3 चीज़ें मैं आपको ज़रूर बोलूँगी।
डाइट, ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज पे तीसरी पे आते हैं हम, ना पीछे पड़ जाते हैं मरीज के, अरे ये करो ही करो, ये करो ही करो, ये करो ही करो। लेट देम रिलैक्स फर्स्ट। 2-3 दिन अगर वो कीमो लेके आए, 2-3 दिन रिलैक्स होने दो, इवन इफ दे आर फीलिंग अ बिट एनर्जेटिक, लेट देम रिलैक्स, क्योंकि उसका इफेक्ट देखने में ही 3-4 दिन तो लगेंगे ना, इनिशियल इफेक्ट देखने में ही। आई सपोज एंड आई थिंक सो कि 3-4 दिन तो लगेंगे ना, तो 3-4 दिन रिलैक्स करने, तो फिर वीकनेस आपको दिखने लगती है धीरे धीरे, मेडिसिन किल करती है अंदर जाके सेल्स को। फिर तो अगर बेकार सेल्स किल कर रही है तो अच्छी सेल्स भी तो किल करेंगी ना, तो वीकनेस दिखने लगती है। तो एक्टिव रहने के लिए उनको उतना ही बोलो, जैसे कि डेफिनेटली रोज़ नहाना तो है ही है, अपने काम यदि करने के काबिल हैं, वॉशरूम जाना ही जाना है। और आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें देते रहो उनको कि क्लीन हैंड्स करवा के कि ये काट दो, ये काट दो, या उनको बोल दो कि बालकनी में चक्कर लगा लें, उतनी हिम्मत हो रही है तो वो करें। तो जितना एक्टिव पेशेंट से रहा जा रहा है उतना कीजिए, एक्स्ट्रा फोर्स मत कीजिए, बिकॉज दैट ड्रेन्स द एनर्जी, और उस वक्त वो इमोशनल एनर्जी में भी नहीं होता पेशेंट के वो कर पाए। और अगर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस और करानी है तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वही और अच्छे से गाइड कर सकते हैं एक्सरसाइज वाले पार्ट पे। बट अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, धीरे 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 एक्टिविटी का लेवल बढ़ाना चाहिए। So that was it for today. Today's sharing, Sunday talks, and stay connected. Like the channel, share the video, subscribe to the channel. Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye.